तो वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 4 में किस तरह से हम अपना एक सीट निश्चित रूप से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में वीडियो है, जिसके माध्यम से आप जिस तरीक़ा से बताया गया है उस तरीक़ा से यदि आप एनालिसिस करके तैयारी करते हैं तो 135 नंबर लाना आपके लिए आम बात हो जाएगा और आपके ये फाइनल मेरिट का ये प्रथम स्टेप है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे इस माध्यम से तैयारी करने के बाद जो है आप आराम से अंतिम पड़ाव तक जा सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया। आप भी उस वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने बात किया था कि साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो उसी का थोड़ा सा ये एक्सपेंडेबल रूप है, उसी को आज मैंने एक्सपेंड करने की कोशिश की है। साइकोलॉजी मतलब यदि आप तैयारी कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि सामने वाला बंदा किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको सही अंदाज़ा मिल जाए, फिर वो चीज़ पढ़ोगे फिर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो उसी के बारे में मैं डिटेल्स बात करने वाला हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बिहार एसएससी सीजीएल के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ठगने की कोशिश करेगा तो आप खुद ब खुद उसको अच्छे जवाब देंगे। बाद में कि आपको कोई ठग नहीं सकता है, आपके पास एक ठोस जानकारियाँ जाने वाली है। और इसके बाद भी यदि आप देखते हैं तो फिर आप शायद सीजीएल 4 के काबिल नहीं हैं। तो मैं चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 क्या लेगी, हम लोग से लेगी एग्ज़ाम में क्या आएगा, पेपर मतलब क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस को कौन तैयारी करेगा, कोई न कोई आदमी, ह्यूमन बॉडी तैयारी करेगा। उसी के साइकोलॉजी को हम देखेंगे कि वो किस तरीक़ा से आखिर क्या सोचता है, किस तरह सोचता है, क्यों सोचता है, कैसे सोचता है। तो उसी के माइंड को पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तैयार बता देता हूँ कि इसमें 2 टीम होते हैं। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट करते हैं या क्वेश्चंस बनाते हैं उसका एक टीम ए होता है और टीम बी होता है। टीम बी का क्या काम है ये मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ, अभी मैं टीम ए के बारे में कोशिश करता हूँ। ये टीम ए क्या करता है, सारा का सारा क्वेश्चंस जो आप देखते हो ना वही बनाता है। तो ये क्वेश्चंस बनाने से पहले सोचता क्या है, करता क्या है, उस चीज़ को हम लोग पहले जानते हैं। वो सबसे पहले क्या करता है ना कि जो ऑफिशियल सिलेबस है आपके एग्जामिनेशंस का, तो सिलेबस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको जो है वो क्या करते हैं, रीड करते हैं। मतलब उस चीज़ को वो देखते हैं, बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ को देखते हैं और उसी क्राइटेरिया में रह के जो है, उसी मर्यादा में रह के चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर काम उसका क्या होता है कि वो पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं। पिछले 5 से 10 साल के पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। ये नहीं कि मुंह उठा के आए, देख लिया, आके क्वेश्चन चले दिए चले गए, ऐसा नहीं करते हैं। वो पिछले 10 साल के 5 से 10 साल के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के दौरान वो इन चीज़ों पे अवलोकन करते हैं कि सबसे पहले बार बार आने वाले टॉपिक कौन है, मतलब 4 साल 5 साल या लास्ट के 5 साल या लास्ट के 10 साल में जो बार बार टॉपिक हैं उस टॉपिक को सबसे पहले देखते हैं और इस टॉपिक के नज़रअंदाज नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसको छोड़ते नहीं हैं। मतलब इस चीज़ को, इसका मतलब ये है कि ये इस एग्ज़ाम की जान है, बार बार आया है मतलब ये भी आएगा। उसके बाद जो लंबे समय से जो टॉपिक नहीं आए हैं उसको भी वो लोग देखते हैं। ठीक है, लंबे समय से जो टॉपिक नहीं आए उसको भी देखते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। मान के चलिए 2022 में सीजीएल 3 में जो टॉपिक नहीं आए हैं लेकिन सीजीएल 2 में 1 में आए हुए थे, हो सकता है कि इस एग्ज़ाम में आपको वो टॉपिक देखने को मिल जाए। एग्जाम्पल के मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, एक मिलीमीटर में मैंने सीजीएल एग्ज़ाम को एनालिसिस किया है, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है। जैसे कि सीजीएल 1 में जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे थे, सीजीएल 2 में नहीं पूछे हैं, तो सीजीएल 3 में भी नहीं पूछे हैं, तो सीजीएल 4 में चांस है कि ये नहीं आए हैं तो यहाँ आने की संभावना है। ठीक है ना, तो जो लंबे समय से नहीं आए हैं वो आने की संभावना रहता है और ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। 3 नंबर बाद वो सोचते हैं कि स्टूडेंट किस किस तरह के सवाल को ज़्यादा गलती करते हैं।
मतलब आखिर कैसा सवाल को सवाल हल्का ही रहता है, और किस तरह के सवाल डालने से क्वेश्चन स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करता है, या चाहे सिली मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं वो करके क्वेश्चंस को गलती कर देते हैं। जैसे कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, जैसे कि नहीं सही नहीं है शब्द, या कौन गलत नहीं है, मतलब इस टाइप के कोई ऐसा शब्द लगा देते हैं जो इसको आप पढ़ते आए रहते हैं सही, उस टाइप की चीज़ों को देखते हैं कि ऐसे भी आए हैं कि क्या। उसके बाद इतना चीज़ देखने के बाद, बेसिक चीज़ देखने का दो टॉपिक को छांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेन टॉपिक कौन है, मेन टॉपिक के बाद फिर सब टॉपिक बनाते हैं, और सब टॉपिक बनाने के बाद मिनी टॉपिक बनाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मेन टॉपिक मतलब इसका वजूद ज़्यादा होगा, इससे कम वजूद इसका होगा, और इससे कम वजूद इसका हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये मान सकते हैं, यदि ये 50% दायरा है तो ये 30% दायरा है, और ये 20% दायरा है, ठीक है, टोटल 100%। और ये इसको इसीलिए छाटते हैं क्योंकि इसी ये यहाँ जो शुरुआत में उन्होंने सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस को देखे थे, पूरा का पूरा सिलेबस इसी हिसाब से वो कवर करते हैं। और ये इसका आधार क्या है, ये इन चीज़ों को देखते हुए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। इन सब चीज़ को देखने के बाद ऐसा देखते हैं कि कहीं लड़का का तैयारी तो नेक्स्ट लेवल का तो नहीं हो गया, तो प्रेजेंट ट्रेंड को देखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, लेटेस्ट एग्ज़ाम सबको देख के प्रेजेंट ट्रेंड में जो यदि कोई ऐसा, जैसे कि लास्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब डालने लगे थे, नहीं, हाँ, सही नहीं, कौन नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन हल्का ही है, क्वेश्चन आया भी लेकिन बच्चे आधा पढ़े हुए लगाते हैं, जिससे उसका गलती हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को देखते हैं, और इस ट्रेंड, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है फिर आगे की प्रक्रिया को वो ध्यान में रखते थे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, काम आ जाएगा। तो सारा सोचने वगैरह के बाद जो है ना, वो अब उसको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है उसको, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाने के दौरान वो क्या सोचते हैं, आखिर उनका क्या माइंड में चलते रहता है और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है तो इन कंक्लूजन पे पहुंचता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में 3 तरह के छात्र होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो अच्छे छात्र, जो टॉपर होते हैं, ठीक है। दूसरा छात्र जो औसत दर्जे का छात्र, और तीसरा छात्र जो टोपीबाज, पढ़ते कम है, टॉर्च लेके वीडियो वगैरह ज़्यादा खोजते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के छात्र होते हैं। तो एग्जामिनर सबसे पहले सोचते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो, मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करूँ वो टॉप कर सके, जो मेहनत करता है वो टॉप कर सके, और उसको अब उसका मनचाहा पोस्ट, जो सबसे बेस्ट पोस्ट है, उसको वो पोस्ट मिल सके, ठीक है। 2 नंबर में, ठीक है भाई, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकता हूँ औसत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम टोपीबाज हो, वैसे छात्र हैं, उस लड़का को पास करा देता है, और जो उसके बाद जो टॉपर को लेने के बाद जो सीट बचता है, उस पोस्ट को ये पोस्ट लेने के लिए, कोई भी पोस्ट लेने के लिए तैयार, ऐसा बच्चा। और तीसरा जो बाहर हो सके, मतलब एग्जामिनर सबसे पहले एग्ज़ाम से ये उसके माइंड में ये रहता है कि जो ओवर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेहनती छात्र हैं, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट करना है, और जो थोड़ा सा मीडियम बच्चा है उसके लिए भी वो भी पास कर जाए, और जो टोपीबाज वगैरह उसको जो है लड्डू दे के वापस हमको हो जाए। सबसे पहले जो मूल बात है उसके माइंड में ये चलता है, ठीक है। अब ये सब करने के बाद वो क्वेश्चंस खोजते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन डालें। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को वो पकड़ते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन को। तथ्यात्मक मतलब कि कहीं फार्मूला पूछ दिया, कहीं का डिफिनेशन पूछ दिया, कहीं का डेट पूछ दिया, मतलब ऐसे जिसमें तथ्य छुपे हुए हैं, जिसमें समझने की कोई बात नहीं, इसको आपको रट के ही जाना है, ऐसे चीज़ को पकड़ते हैं, ठीक है। फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, जिसमें सोचने समझने की क्षमता वाली बात होती है। जैसे आपने देखा होगा रीजनिंग में एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन सब, और दूसरा जो ट्रिकी क्वेश्चंस, जिसमें ध्यान और जो है सो धैर्य वगैरह रखना पड़ता है बच्चों के, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि ट्रैक कि पूछने के कारण सही आता हुआ गलत कर दे। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को वो खोजते हैं PYQ में, या चाहे खोजते भी नहीं तो सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को छटनी करते हैं। किसका, एक तो फैक्चुअल, दूसरा एनालिटिकल, और तीसरा ट्रिकी क्वेश्चन, जहाँ से जो बच्चे अच्छे हैं अच्छा भी बना सके, और जो बच्चे थोड़ा सा मिडिल क्लास है वो भी बना सके, और हवा हवा वाला लड़का जो है बना के निकल जाए, उसको जो है कोई फ़ायदा ना हो। और फैक्चुअल क्वेश्चन बच्चे को ज्ञान को परखने के लिए पूछते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन ये पूछने के लिए कि बच्चे में सोचने समझने की क्षमता भी विकसित हुई है या नहीं, क्योंकि आप एक अफसर बनेंगे तो उस हिसाब का आपको डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। तीसरा ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि उसका ध्यान कहाँ है, ठीक है, आप अटेंशन में है या नहीं, अच्छा उसका धैर्य की परख कैसे किया जाए, इसलिए पूछता है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि ऊपर के काम को जब वो कर लेते हैं, एक मिनट, ऊपर में जब ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं तो पीवाईक्यू को देखने के बाद, ठीक है, और ऑफिशियल सिलेबस को देखने के बाद वो ऐसा चीज़ डिसाइड करते हैं ताकि कठिनाई लेवल वगैरह भी सही हो। ऐसा नहीं कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ दे और परीक्षा में बैठने वाले मैक्सिमम बच्चे इससे अछूता रह जाए। ऐसे काम नहीं करते हैं, हर चीज़ को इक्वली जो है बना के रखते हैं कि ठीक है ऐसे काम करते हैं। इस दौरान करते क्या हैं कि 3 तरीक़ा से क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है। किसी भी 100% एग्ज़ाम में वो क्या करते हैं, 30% ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जो आसान रहता है, ठीक है। उसमें 90% छात्र बना लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो अच्छे छात्र हैं, औसत दर्जे का छात्र है और टोपीबाज छात्र हैं, मतलब तीनों के तीनों छात्र जो है यहाँ पर अच्छे से जो है बना लेते हैं 30% क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद बात आता है 50% क्वेश्चंस। ये मीडियम क्लास का बच्चा वगैरह जो थोड़ा बहुत पढ़ता है, ठीक है ना, उसको बना लेता है। और 20% क्वेश्चन जो हार्ड होता है, जो 5 से 10% छात्र ही बना पाते हैं, ठीक है। तो और यही जो है मेरिट डिसाइड करने में जो है, और अच्छे बच्चे और मतलब कि कमज़ोर बच्चे में डिफरेंस यही क्रिएट करता है। तो 30% क्वेश्चंस बहुत ही आसान रहते हैं और 50% क्वेश्चन मीडियम डाला जाता है और 20% क्वेश्चन हार्ड डाला जाता है। मतलब ये उनका बेस है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं, एग्जामिनर जो डालते हैं, ये उनका बेस है कि 30% क्वेश्चन आसान, 50% मीडियम और 20% जो है हार्ड। तो ऐसे में बच्चों को इसी हिसाब से है तैयारी भी करना। मैं आगे बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर होने वाला है। कुछ भी जो है यहाँ पर आपका छूटने वाला नहीं है। आपका एकदम से सोच डेवलप हो जाएगा, आप इसी हिसाब से अपना तैयारी भी करेंगे। अगला देखिए, उसके बाद जो है जब ये सारा चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ है, और पीवाईक्यू में जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को वो डालते हैं। अभी मैंने ऊपर में बताया था कि जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं उसको ध्यान दिया जाता है। तो पीवाईक्यू से रिपीट क्वेश्चन सब होते हैं, ये सब भी डालते हैं। अच्छा, इतना होने के बाद वो क्या करते हैं, सब कुछ छांटने उड़ने के बाद जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं पीवाईक्यू वगैरह से या चेन्नई ट्रेंड वगैरह से, वो 150 क्वेश्चन वो बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया था कि टीम बी का क्या काम है। जब सारा ये सोचने विचारने के बाद क्वेश्चन जब ये बन जाएगा तो ये टीम बी के पास आता है। तो टीम बी क्या करते हैं, टीम बी उसको अच्छे से चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये सिलेबस के अनुसार है भी या नहीं भी, ठीक है। इसका कठिनाई का स्तर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत है या कोई क्वेश्चन अस्पष्ट है, या चाहे सवाल सही तो नहीं है, चाहे मिसप्रिंट कोई भाषा वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों कामों के बाद उसको जो है प्रिंट होने के लिए कहीं ना कहीं भेजा जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के तहत जो है जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपने देखा कि किस तरह से क्या है नहीं है, चीज़ें को अच्छे से देख लिया कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये जितने काम ये वो सोचते हैं उतना खुद पे रख के आप अप्लाई करो, कैसे क्या करना है नहीं करना है। अब मैं आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपका 130 प्लस कैसे आएगा, इस चीज़ को आप देख लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करना है, टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है। और 50% हाँ यहाँ लिखा हुआ है 30%, 50%, 20% में टॉपिक को बांटिए। मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके लाइफ में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन उसी में पूछेंगे कि हड़प्पा की स्थिति क्या है, या और भी कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा, तो वो मीडियम क्वेश्चन हो गया। और भी हार्ड हो सकते हैं। मतलब आप खुद से सोच डेवलप करके क्वेश्चंस को ला सकते हैं और टॉपिक में बांट सकते हैं, चाहे साइंस हो, मैथ हो, फिजिक्स हो। और इस हिसाब से आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस करना है और 30-50 के रूल में इसको टॉपिक को बांट देना है। फिर तैयारी शुरू करना है। 10 साल का पीवाईक्यू का यही जो पीवाईक्यू है, 10 साल का पीवाईक्यू लेना है। हर टॉपिक से 2-3 सवाल जो है इजी वाला, मीडियम वाला, हार्ड वाला चुनना है। तो ऐसा यदि आप करते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से जो मैंने बताया है, जो ऊपर में चीज़ें चली है, ऐसा यदि आप करके अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपका 70 से 80% एकदम हूबहू जो रियल एग्ज़ाम होगा उसी हिसाब से होने वाला है। ऐसा ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। और यही सोचता भी है। और यदि आप तैयारी करते हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपको खुद पे विश्वास भी जो है क्या यार होना चाहिए, ठीक है। तो आपको हूबहू मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तैयारी करने के दौरान जो है ना, यहाँ से हार्ड क्वेश्चन जो है 20% जो हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उस हार्ड क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और ये हार्ड क्वेश्चन तैयारी कैसे होगा, जब आप मैक्सिमम एग्जाम के PYQ करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। अच्छा, अपने भारत में तो सिर्फ और सिर्फ बिहार SSC का ही एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। भारत में बिहार SSC के अलावा BPSC का भी एग्ज़ाम होता है, BPSSC मतलब बिहार SI का भी होता है, बिहार पुलिस का भी होता है, SSC का भी होता है, रेलवे का भी होता है, और भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जितने प्रोसेस हैं वो बिहार SSC में तो हुआ होगा, BPSC में भी होता होगा ऐसे क्वेश्चन सेटिंग, बिहार BPSC में, और फिर SSC में, और फिर रेलवे में भी होता होगा। तो कुल मिला के मेरे कहने की बात ये है कि यदि एक क्वेश्चन को, एक सेट को तैयार करने में इतनी प्रोसेस है, उस हिसाब से यदि सिर्फ और सिर्फ यदि आप PYQ की तैयारी ही कर लेते हैं तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस में एग्ज़ाम आए हुए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लूसेंट पढ़ता हूँ या चाहे ये करता हूँ, तो लूसेंट वाला एग्ज़ाम को देख के जो है ना बुक लिखा है, एग्ज़ाम में लूसेंट को देख के क्वेश्चन नहीं सेट किया जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट करने का यही जो है ना वैज्ञानिक तरीका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि PYQ पहले करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में के लिए इसी में मैक्सिमम जोर देता हूं, क्योंकि इसके पीछे जो है ना, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं से तैयारी क्वेश्चन छाप देता है जैसे प्रैक्टिस सेट वाला सब करता है। एक सेट को बनाने के लिए बाकायदा एक टीम बना होगा, उसका एग्ज़ाम हुआ होगा, काफ़ी अच्छे से रिसर्च होने के बाद, जो इतना प्रोसेस गुजरने के बाद होगा। तो PYQ क्यों करना चाहिए, आपको इसका सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जब आप मैक्सिमम एग्ज़ाम के PYQ सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो ये 20% जो हार्ड क्वेश्चन है वो आपका एकदम खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, और आप 135 जो है लाने में एकदम सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि 150 क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 करके, ठीक है ना, 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 GK GS और 50 साइंस मैथ मिला के। तो मैं यहाँ से ये कोशिश करता हूँ कि आप मीडियम बच्चे हो, आपका भी 40 आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग में 40 आपको GS में भी लाना होगा। और कुल मिला के मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि मैथ में और साइंस में मिला के भी आप 40, यदि आपका यहाँ GS में 40 आता है तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, 40 80 और 40 120, ठीक है ना। मतलब यदि आप यहाँ पे भी क्वेश्चन लीक नहीं करते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, फिर आपका जो यहाँ पे 120 नंबर आ रहा है, 135 जो मैं बोल रहा हूँ उसका गुंजाइश अभी भी नहीं मिल रहा है। ये तब है जब आप एक तरह से जो है ईजी टाइप के बच्चे हो तब, ठीक है ना। अब मैं कोशिश क्या करता हूँ कि 45 रीजनिंग में रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं 40 यहाँ पे GK में रख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 50 में से 45 यहाँ पे साइंस मैथ में रख रहा हूँ। तो फिर जाके यहाँ क्या हो रहा है, 130 ही हो रहा है, 5 5 10 4 3 12 1 13, 130 ही हो रहा है। कब, जब मैं यहाँ पे रीजनिंग में 45 और 50 में 45 करने का मतलब ये है कि आपका बहुत सावधानी से आप रीजनिंग बनाते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने में क्या होता है कि आदमी सबसे पहले उसको आदत नहीं है 50 रीजनिंग बनाने की, क्योंकि सब एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग नहीं पूछते हैं, मैक्सिमम 30, और आप 50 बना रहे हो, 50 में 45 ही कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत ही होशियार हो, ठीक है ना। तो 45 कर रहे हो, और यहाँ पे 50 में 40 यहाँ से ही GS कर रहा हो, और यहाँ पे 45 तो कर ही रहे हो, तो फिर 130 आ रहा है, फिर भी 135 का टारगेट नहीं जा रहा है। अब मैं ये क्या करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करी, आपका 47 आ गया रीजनिंग में, 43 आ गया GK GS में, या चाहे 41 42 भी कर सकते हैं, और फिर 46 यहाँ पे आ गया आपका साइंस मैथ में। तो यहाँ पे टोटल मिला के 136 अब आ रहा है। तो 135 जो है ना बबुआ, आसान नहीं है। इस सारे चीज़ लाने के लिए, जैसे यहाँ 40 का 40 लाना जो है ना GS में, बहुत सारे लोगों का जो है सो मतलब कि ये सपना होगा, लेकिन सपना पूरा भी होता है, किसी न किसी लड़के का आता है और उसी का सिलेक्शन भी होता है, समझे बात को। तो आपको इस हिसाब का तैयारी करना है, कहाँ क्या दिक्कत है, हर एक सेक्शन पे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GK हो, चाहे साइंस मैथ हो, हर एक सेक्शन में आपको जो है ना 1 महीना में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ही लिखना है, ठीक है ना, कि ये टॉपिक आ सकता है, ये टॉपिक नहीं आ सकता है। जब आप 1 महीना निकलेंगे तो अगला 1 महीना उस टॉपिक को आप कहीं कहीं से खोज के पढ़ेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर द कैरियर प्लानेट आपके लिए क्या कर रहे हैं उसके लिए भी देख लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को अभी मैंने बताया था कि PYQ का क्यों करना चाहिए, द कैरियर प्लानेट आपके लिए क्या कर रहा है। तो रेलवे का PYQ, SSC का PYQ, बिहार SSC का PYQ, BPSC का PYQ, बिहार दरोगा का PYQ, और साथ में बिहार पुलिस में भी कुछ क्वेश्चंस 20% जो बोले थे ना, ये 20% हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम में ऐसा कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी भूप क्यों ना हो,
4 से 5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आप अपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे। तो बिहार पुलिस से भी लेके आपको जो है तैयारी करवाऊँगा जीके जीएस का, जिसमें आपको यहाँ जहाँ से आप 40 प्लस ला ही सकते हैं किसी भी हालत में। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं सेट रोज़ डालता हूँ। अभी तो मैं 10 क्वेश्चन का सेट डाल रहा हूँ। वो 10 क्वेश्चन जो भी लोग देख रहे होंगे उसको पता चल रहा होगा। और 10 क्वेश्चन का पर डे इसको आप देखो, इसका PDF लो और क्या करो, रोज़ नोट करो। जो आपको नहीं आता इसमें से रोज़ नोट करो। मैं करता क्या हूँ, इस क्वेश्चन का सिलेक्शन कहाँ से करता हूँ, कभी वो रेलवे का क्वेश्चन होता है, कभी SSC का क्वेश्चन होता है, कभी मैं यहीं से उठा लेता हूँ बिहार SSC से, कभी BPSC से। समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं PYQ करवा रहा हूँ, और PYQ में भी ऐसा जहाँ से वो जो अंतिम का 20% क्वेश्चन होता है, कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चन को इसमें रखूँ। समझ रहे चीज़ों को। तो आपको वहाँ से कम मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं ये था, तो ये था आपका बिहार SSC के लिए ब्लूप्रिंट। तो अब आप कोई दूसरा वीडियो ना खोज के अब आप खुद के तैयारी पे जोर दें, वही आपके साथ तक जाएगा। बाकी अगले साल तो फिर यदि सीरियस नहीं होंगे तो फिर तो अगले साल भी ये सब चीज़ करना है ना। तो तैयार रहिए फिर। ओके भाई, जय हिंद।